हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो लोग हमारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, कल आपका 23 का आपका कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन आपके पास एक मोटिव है। जिन लोगों का इस साल का सीजीएल अच्छे से नहीं हुआ, सीएचएसएल अब तो होने वाला है, या सीपीओ में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको एक और चांस मिल गया है अपनी मेहनत को और आगे अच्छे से कंटिन्यू करने का। बट मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगी, मैं यही कहूंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम एग्जाम में अभी टाइम है, हमारा अगस्त में हमारा आपका सीपीओ का एग्जाम होगा अगेन इन 23, एंड देन सीजीएल का एग्जाम तो मैम जून में या जुलाई में होगा, तो हमारे पास एक बहुत लंबा टाइम है, हम आराम से कर लेंगे। थोड़ा न्यू ईयर है, 2-4 दिन सर्दियां हैं, लेट्स एंजॉय दैट। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप रियली में सक्सेस चाहते हैं कि हाँ आप 2023 आपके लिए वाकई में फ्रूटफुल ईयर साबित हो, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हर एक दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन सा त्योहार है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता वो त्योहार त्योहार नहीं रहता है। हमें सिलेक्शन फोकस करना चाहिए। अगर आप वाकई में एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, प्लान करना होगा कि हमारे पास बहुत लंबा टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के लिए। हमारे पास बहुत लिमिटेड डेज होते हैं, भले ही वो आने वाले 6 महीने हो, लेकिन जो एग्जाम का दिन होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछले दिन होते हैं हमारे लिए। तो जितना हार्ड वर्क हम आज करेंगे, अभी इस फेज को करेंगे, उतना ज्यादा आपको सफल होने के लिए आप अपनी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सफलता सफलता आपको जरूर मिलेगी, बट वो भी एक कंडीशन के साथ में मिलती है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, आज हमारा लास्ट डे है ईयर का, आने वाला ईयर कल से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। तो मैं बस इतना विश करना चाहूंगी, जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो वाकई में डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको डेफिनेटली उनकी मंजिल मिले। मेरी यही आप लोग से विश है, और यही मेरी आप लोग के लिए प्रे है कि आप लोग जरूर सफल हो। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सफलता के बाद में एक बार मुझसे मिलने जरूर आए। आप लोग की फीडबैक, आप लोग की बातें ही सब कुछ होती हैं हमारे लिए। तो बस यही विश है कि आप लोग खुश रहें और सफल हो जाएं, जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिले। थैंक यू। आओ अब अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम सीएचएसएल का नया पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर को जो 8 तारीख को 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। अगर कोई भी बच्चा चाहे तो ये चीज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ वही क्वेश्चन है या नहीं है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या है हमारा। ओके, देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग है यहाँ तक, और इन्होंने बोला है कि आपको क्या है, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। नाउ विच वन इज योर अंडरलाइन पार्ट। देखो सिंस जून 2017, तो मतलब कि यही वाले पार्ट में यहाँ पे इन्होंने इसको अंडरलाइन किया होगा। तो चलो ये वाला पार्ट आपका अंडरलाइन पार्ट है। अगर इस पार्ट में कोई एरर है तो आप मुझे एरर मार्क करिए, नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट मार्क कर दीजिए। तो प्रिया हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फ्रॉम जून, नो नो नो, देखो कोई का पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है ना, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमें क्या बता रहा है। जैसे एक देखो, सिंस हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, एक बार जरा फटाफट से कर लेते हैं। सिंस हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, उस बिंदु की, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को कैसे पहचाने। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई मान लो आज सुबह है, मंडे, तो आई सिंस मंडे, मंडे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और यहाँ पे जैसे मान लो एक ईयर है 2017, तो 2017 एक पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मान लो 4 साल, 4 ईयर, लेकिन ये तो एक ड्यूरेशन हो गया। 4 साल को आप निकाल सकते हो ना, उसकी अवधि आप निकाल सकते हो। अगर एक बात बताओ, एक साल है ना, 4 साल मतलब कि 365 डेज ऑन एन एवरेज अगर हम माने, तो यहाँ से आपने एक्चुअली उनका ड्यूरेशन आप निकाल लिया। तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम ड्यूरेशन निकालने के लिए, और सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी चीज का एक पॉइंट निकालने के लिए। तो 2017 ये हमारा एक पॉइंट है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम आप लगाओगे फ्यूचर के पॉइंट के लिए। फ्रॉम हम लगाते हैं फ्यूचर के पॉइंट के लिए,
और सिंस हम लगाते हैं पास्ट के पॉइंट के लिए, तो वो 2017 से इस स्कूल में काम कर रही है ना, यानी वो काम पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी चल रहा है। तो प्रिया हैज बीन वर्किंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आपका जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या कहता है कि काम पास्ट में शुरू हो चुका है। देखो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि काम पास्ट में हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक जारी है, अभी तक वो काम चल रहा है, मतलब अनफिनिश्ड है वो एक्शन, वो एक्शन अनफिनिश्ड है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है वो एक्शन। तो प्रिया हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस जून 2017। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही बनेगा। ठीक है, सिंस 2017, सिंस 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा इसमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। किट, देखो हम लोग किट वगैरह अपने साथ में रखते हैं ना, किट किट में क्या क्या होता है, टूल्स होते हैं, है ना, मान लो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई औजार वगैरह हम उसके अंदर रखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स है ना, सामान हम उसके अंदर रखते हैं। और पार्टिकल एलिमेंट तो एक ही हो गया, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी हो गया, तो बस इसका तो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टच ऑल बेसिस, टच ऑल बेसिस, मान लो बेसिस, भाई ऐसे कैसे बेसिस का कुछ सोचिएगा। ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, ये कोई रोलर है और ये हर एक ऐसे ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, ये रोल करते हुए जा रहा है, रोल करते हुए जा रहा है, अब ये हर एक बेसिस को टच करते हुए जा रहा है। तो टच ऑल बेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, टच ऑल बेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, हर एक चीज को इंक्लूड करना, तो इंक्लूड एवरीथिंग, हर एक चीज को इंक्लूड करना, भले ही वो सुपरफिशियल हो, मतलब भले ही वो ऊपर ऊपर से आप टच कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप, जैसे कि मान लो मैंने आपको कोई काम बोला करने के लिए, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, तो आपने उन 10 क्वेश्चन को टच तो किया, भले ही आपने उनको डिटेल में नहीं समझाया, बट टच ऑल बेसिस का मतलब आपने हर एक क्वेश्चन को, या एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखने के लिए दिए कि हाँ ये छह पॉइंट इस आंसर में आपके आने चाहिए, तो आपने क्या किया, हर एक पॉइंट को टच किया जो जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया, बट आपने भले ही उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट आपने उसको मतलब अपने आंसर में इंक्लूड तो जरूर किया है। दैट मीन इंक्लूड एवरीथिंग, तो दैट इज योर टच ऑल बेसिस, आपने हर पॉइंट को टच किया भले ही वो एक्सप्लेनेशन में कैसा भी रहा हो, तो इंक्लूड एवरीथिंग, दैट इज योर टच ऑल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्सटाइल, वर्सटाइल का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। देखो लोग, जो वर्सटाइल लोग होते हैं वो कैसे लोग होते हैं, वर्सटाइल लोग वो होते हैं जो एक काम से ज्यादा काम अच्छे से कर सकते हैं, यानी जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, है ना, जो एक काम से ज्यादा काम अच्छे से कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग, मल्टी टैलेंटेड हैं, और कैसे हैं ये लोग, एक सेकंड, देखो ये लोग कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक काम से ज्यादा काम करना है तो फ्लेक्सिबल होना होगा, मल्टी टैलेंटेड होना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, ऑनेस्ट का कोई लेना देना नहीं, इनसिंसियर नहीं, इनसिंसियर को हम आपका चापलूसी में भी आ जाता है ना, मान लो आप किसी की चापलूसी कर रहे हो बट वो सिंसियर नहीं है, मतलब इनसिंसियर है, आप किसी को प्रेज कर रहे हो लेकिन वो सिंसियर नहीं है, तो वो भी इनसिंसियर हो जाएगा। तो वर्सेटाइल लोग कैसे होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग रिजिड होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, एडामेंट होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल लोग ये वाले होते हैं, तो दीज पीपल आर फ्लेक्सिबल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है इसमें। अच्छा इसमें आपको ठीक है, ये आपका क्लोज टेस्ट है, पहले आपको रीड करना होता है, हमेशा याद रखिए क्लोज टेस्ट को पहले रीड किया जाता है, क्लोज टेस्ट को पहले रीड किया जाता है, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। इट was originally commissioned dash Emperor Ashoka in the 3rd century BC.
Its nucleus are simply hemispherical brick structure built the relic of Buddha. It was crowned by the Kshatri, a parasolite symbolizing high rank, which was to honor and shelter the relic. ठीक है, हमने समझ लिया कि यहाँ पे हमारा एक सांची स्तूपा की बात हो रही है, किसने बनवाया, फिर वो किसके ऊपर बना है, ये सब बातें हुई है। तो जो ग्रेट स्तूपा है वो सांची में है, ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो ओरिजिनली कमीशन मतलब किसने उसको बनवाया गया था, उसको किसने उसको बनवाया, तो कमीशन किसके द्वारा बनवाया गया था, एम्परर अशोका के द्वारा, कमीशन बाय, कमीशन मतलब बनवाना है ना, तो उसको कंस्ट्रक्ट करवाना, तो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था, एम्परर अशोका के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट न्यूक्लियस, इट न्यूक्लियस क्या, जैसा सिंपल हेमिस्फीयर, उसका न्यूक्लियस क्या था। देखो अब मैं अगर यहाँ पे वर्ब की बात करूँ तो न्यूक्लियस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा। ये वह ये मतलब दे रहा है सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड, या था मतलब जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इट वाज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड बिल्ड बिल्ट ओवर द ना, देखो रैलिस रैलिस क्या होते हैं, ये होते हैं जो रिमेनिंग होते हैं ना, जो रिमेनिंग होते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पे जब हम लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं तो जो रिमेनिंग्स बचते हैं ना, जो अस्थि जो हमारी क्या बोलते हैं, पूरा अस्थियां जो होती है, जो उसको विसर्जन करके आते हैं हम लोग, तो वो उसको हमने रिमेनिंग्स कहते हैं, दैट इज द रैलिसिस। तो उसके ऊपर बनाया गया था ना, ताकि हम उसको सेफली रख सकें, तो उसके ऊपर बनाया गया था, ओवर। It was crowned by the Chhatri, a parasolike structure, na structure symbolizing high rank, and which was which was dash to honor, which was intended, ना, इसका मतलब मकसद क्या था, इंटेंड मतलब मकसद, तो मकसद क्या था, उसको ऑनर करना, क्या ऑनर करना, जो हमारे बुद्धा है, जो हमारे बुद्धा है उनकी इस चीज को क्या करना, ऑनर, तो उसका मकसद क्या था, ऑनर करना, सम्मान देना और उसकी प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ डियर, क्या करना है इसमें, ग्रामेटिकल एरर। ओ डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वन ऑफ द, हमेशा याद रखिएगा, अपनी कॉपी में निकाल के लिख लीजिए इसको, वन ऑफ द। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ऑफ है ना, ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक तो बताता है पोजेशन यानी अधिकार, और एक ये बता रहा होता है हमारा सिलेक्शन। पोजेशन कैसे, जैसे कि मान लो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो जैसे मैंने अगर मैं लिविंग थिंग का पोजेशन बताती हूँ तो मैं कैसे बताती हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लो लिविंग का बोला तो मैंने बोला राम की गाड़ी, तो राम्स कार। लेकिन नॉन लिविंग का बताएंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग का बोलेंगे, तो मान लो ये कैप, इसका पेन का कैप हो गया, तो कैप ऑफ द पेन। तो देखो यहाँ पे जो ऑफ है ये आपका क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है, कैप ऑफ द पेन, तो पेन का कैप। सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, लाइक ऑफ द, किसी भी चीज में से, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है वन ऑफ द, वन ऑफ द क्या, अगर कई सारों में से कोई एक आप चुन रहे हो, कई सारों में से एक तभी तो चुनोगे ना, अगर आपके पास में 6 शर्ट्स हैं, अगर आपके पास में छह छह शर्ट है, तभी तो आप उसमें से कोई एक शर्ट चुन पाओगे। अगर आपके पास में खुद में ही अगर एक शर्ट होगी, अगर एक ही शर्ट है तो एक में से एक थोड़ी ना चुना जाएगा, चॉइस करनी होती है, अगर मुझे चॉइस करनी होगी तो मिनिमम मेरे पास में चॉइस के लिए मिनिमम 2 चीजें तो अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, एक में से क्या चॉइस करेंगे, एक में से तो कोई चॉइस ही नहीं हो पाएगा, तो जब भी हम ऑफ द के बाद में सिलेक्शन लगाते हैं ना, तो जो नाउन आता है, जो नाउन आता है वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आता है। उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑफ है ना, ये सिलेक्शन बता रहा है, ये चॉइस बता रहा है, तो हम जब भी चॉइस करेंगे तो मोर देन वन की चॉइस करेंगे, तो जब भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा। तो ये कह रहा है जो ऑडियो है ना इन वन ऑफ द चैनल्स, मान लो 4-5 चैनल्स में से कोई एक चैनल,
चार पांच चैनल में से कोई एक चैनल होगा ना, तो वन ऑफ द चैनल्स होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा कि वन या ऑफ द के बाद में, ऑफ द के बाद में अगर आपका नाउन आया है, नाउन आया है और ऑफ जो है वो आपका सिलेक्शन बता रहा है, और ऑफ जो है वो आपका सिलेक्शन बता रहा है, तो नाउन जो आना चाहिए वो अपने प्लूरल फॉर्म में आना है। ठीक है, नाउन जो आना चाहिए वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो ओ डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल, इन वन ऑफ द चैनल्स। ऑप्शन नंबर सी में हमारी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एनोडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब क्या होता है, एनोडाइन का मतलब पहले जान लेते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग न्यूट्रल, समथिंग हार्मलेस, कोई हार्म नहीं है, हार्मलेस है, न्यूट्रल है, डल है, नॉर्मल है। हाँ? और देखो, हार्मफुल तो इसका ऑपोजिट होगा, हॉस्टाइल होना, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी होना, इल 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 फीलिंग होना आपकी, किसी इंसान के प्रति आपकी फीलिंग कैसी है ना, दुश्मनी है आपकी। और जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज होना, महमौत होना, बड़ी 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 चीजें हैं, महमौत है, बड़ी चीज है, एनॉर्मस है, लार्ज है। ठीक है। और बेनाइन, बेनाइन का मतलब क्या होता है, हार्मलेस होना, कोई भी चीज जो है वो हार्मलेस है, न्यूट्रल है, नॉर्मल है, मतलब कोई नुकसान नहीं है उससे। और मुझे क्या बताना है, सलोनिंग बताना है, तो बेनाइन हो जाएगा। एक होता है मेलाइन, मेलाइन का मतलब होता है हार्मफुल, और बेनाइन का मतलब होता है हार्मलेस। इसका मतलब हो जाएगा हार्मलेस, हार्मलेस। तो एनोडाइन का मतलब भी हार्मलेस होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंस। ठीक है, चार जम्बल सेंटेंस दे रखे हैं, आपको पिक करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखो, मुल्ला नसरुद्दीन ओपन द हेयर कटिंग सलून एंड वाज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर्स। हो सकता है, डेफिनेटली ए बन सकता है हमारा। मुल्ला ही सेड शिपिशली, शिपिशली मतलब एम्बैरेसमेंट के साथ में है, जब आपको थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा है, अशेम्ड फील हो रहा है ना। माई न्यू वाइफ इज कमिंग होम टुडे, ये नहीं होगा, ही सेड, ही मतलब कौन, तो बी से सेंटेंस की शुरुआत तो नहीं है। जस्ट टेक आउट ऑल द ग्रे स्ट्रैंड्स फ्रॉम माई बियर्ड एंड मेक मी लुक वेरी यंग, नो नॉट एट ऑल, सी से तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। बीइंग द फर्स्ट डे a lot of people came in, among them was a man in his early 50s with a flowing beard. Absolutely, मुझे रीड करते समझ में आ गया, ए ही मेरा स्टार्टिंग बनेगा। और अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि आप ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपने देखा। यहाँ से इस पर्सन का पूरा नाम दिया हुआ है, इस पर्सन ने अपना सलून खोला और एंड रेडी टू, और अपने कस्टमर्स को वेलकम किया। ठीक है, तो अब हम मुझे पता चला कि आज कस्टमर को ओपन किया, फर्स्ट डे ही होगा, तो पहला दिन था उसका। बहुत सारे लोग वहां पे आए और उनमें से एक आदमी था जो अपने अराउंड 50 की एज में था, और फ्लोइंग बियर्ड मतलब जो लंबी लंबी दाढ़ी होती है ना, तो फ्लोइंग बियर्ड। ओके, नाउ, अब नाउ यू कैन सी, इस आदमी के लिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया गया है। उसने क्या बोला, उसने थोड़ा एम्बैरेसमेंट के साथ में, थोड़ा अबैश, अबैश मतलब शर्मिंदा होते हुए, है ना, अबैश। तो उसने क्या बोला, आज मेरी नई पत्नी घर पे आ रही है। ठीक है, तो जितने भी मेरे ग्रे हेयर्स है ना, ग्रे हेयर मतलब जो सफेद बाल है, उनको आप मेरी बियर्ड से बाहर निकाल दीजिए और मुझे थोड़ा सा यंग बना दीजिए। तो ए डी बी सी बड़ी इजी हमें समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है, नेबुलस का मतलब होता है समथिंग विच इज अनक्लियर, कोई चीज अनक्लियर है, वेग है ना, कैसी है वो चीज, अनक्लियर है, वेग है। और क्या है, मान लो बात अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, हेजी है। ठीक है, तो क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, क्लियर होना। नेबुलस का मतलब अनक्लियर, वेग, एम्बिगुअस, हेजी। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, एमोरफस।
एमोरफस चीजें भी अनक्लियर होती हैं। तो आंसर क्या बना मेरा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा गया है कि वो बताइए कि जहाँ पे स्मॉल रूम जहाँ पे डिशेस वॉश की जाती है, मतलब अगर आप साउथ इंडियन के घर देखेंगे ना, साउथ इंडिया में अगर आप घर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक हमारी किचन होती है, दो किचन होती हैं, एक होती है उनकी ड्राई किचन और एक होती है उनकी वेट किचन। मतलब यहाँ पे उनके जनरली खाना वगैरह ही बनाते हैं, लेकिन जो यूटेंसिल्स को वॉश करने का काम होता है वो यहाँ पे करते हैं। तो वही कह दिया कि एक छोटी किच रूम जहाँ पे आपके जो डिशेज हैं उनको धोया जाता है, तो उसको कहते हैं स्टूलरी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्थक्वेक inspection that the two ancient building that remain intact। इंटैक्ट मतलब सरवाइव कर जाना, इंटैक्ट मतलब सरवाइव आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विथस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ ना, यहाँ इन दोनों के बीच में आपका ये आएगा, एक ब्लैंक आएगा। यहाँ एक ब्लैंक आएगा बीच में ना, बिल्डिंग्स के और दैट के बीच में एक ब्लैंक आएगा। तो अर्थक्वेक इंस्पेक्शन मतलब जो अर्थक्वेक इंस्पेक्शन हुआ। नो नो नो, देखो यहाँ पे देखो, इसको रीड करते में समझ में आएगा कि ब्लैंक एक्चुअली कहाँ आना चाहिए, ब्लैंक यहाँ आना चाहिए ना। उस बात में देखो क्या होगा, अर्थक्वेक इंस्पेक्शन की हमें वर्ब नहीं पता है ना, तो हमें यहाँ वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लैंक आपका यहाँ आएगा। Earthquake inspection dash that the two ancient buildings, though remained intact after the Hiroshima bombing in Tokyo, would not withstand a strong tremor। तो अर्थक्वेक का जो इंस्पेक्शन हुआ उसने कुछ किया कि जो दो एंशियंट बिल्डिंग जो मतलब सरवाइव कर गई थी हिरोशिमा बॉम्बिंग के, बॉम्ब जो हुआ था हिरोशिमा पे, जो बॉम्ब गिरा था, लेकिन अब वो और झेल नहीं सकती है। तो हमारा ब्लैंक यहाँ है। अब ब्लैंक में क्या आएगा देखो, क्या किया उसने, रिवील्ड किया है ना, ये बात उन्होंने रिवील की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। यानी कि द अर्थक्वेक इंस्पेक्शन रिवील्ड दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट रिमेन्ड इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विथस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट बता देते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तीन स्पेलिंग गलत है और एक स्पेलिंग हमारी सही होगी। तो देख लेते हैं। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी में एस आता है, PROPENSITY। और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपका एक बिहेवियर, आपका एक झुकाव, टेंडेंसी, है ना, आपका कुछ लाइकिंग है किसी चीज के प्रति, लाइकिंग है आपका, फॉन्डनेस है आपका, लाइकिंग होना, फॉन्डनेस होना। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल की स्पेलिंग देखो, SUSCEPTIBL। ससेप्टेबल में एस आएगा फिर सी आएगा। और इम्पैकेबल, हाँ इम्पैकेबल में कोई गलती नहीं है। और इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल में आपकी इसमें भी गलती है, IMPRESSIONABL। तो आपकी जो गलती है वो ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब आंसर बी सही है आपका। द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी बट द बिग फिश एस्केप्ड। अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट आपका ये वाला है, बिग फिश। तो पुलिस है ना, वो गिल्टी को तो उसने पकड़ लिया, लेकिन जो एक्चुअली में जो बड़ा क्रिमिनल है ना, वो अभी भी भागा हुआ है। तो जो पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी, जो पुलिस है उसने गिल्टी को तो मतलब उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल गुनहगार है, वो क्या हो गया है, वो भाग गया है, एस्केप हो गया है। तो पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी बट द बिग फिश, यानी कि जो मेन लीडर है, मेन लीडर है वो एस्केप हो गया है, तो मेन लीडर है। नेक्स्ट, Kirti asked me if I had watched the movie on television the previous night. Select the option that is direct form. Okay. Kirti asked me if है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इफ आई हैड वॉच्ड,
यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। यानी ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट। और हम जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जानते हैं जाते हैं तो एक स्टेप पीछे जाते हैं। एक स्टेप कैसे पीछे जाएंगे देखो, ये हम पास्ट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट से पहले इवेंट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट को कहते हैं पास्ट का भी पास्ट, तो पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं पास्ट परफेक्ट को। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट है तो फिर इससे पहले वाला मतलब पास्ट वाला सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो जब आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मतलब हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं। अब जैसे हमने जाना कि हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चाहिए, तो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और जब एक बार हम डिड यूज कर लेते हैं तो मेन वर्ब के रूप में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे एक तो पता चल गया कि हेड नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो मेरा गलत हो गया। तो कीर्ति ने आज यू हैड ना, तो पहले पहले ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, डिड आई वॉच। अभी जस्ट मैंने आपको बोला डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये गलत हो गया। और वैसे भी यहाँ पे यू आना चाहिए था ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the struggle for climate change must be prioritized given that our population is increasing and not decreasing। सेंटेंस इंप्रूव करना है मतलब अगर कोई गलती है तो बतानी है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना है। जो स्ट्रगल है, द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज, इट मस्ट बी प्रायोरिटाइज। देखो द स्ट्रगल को प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए ना, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई भी मॉडल का फॉर्म, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों होता है हमेशा पैसिव वॉइस में अगर मॉडल के साथ ये लगाना होता है, क्योंकि जितनी भी आपकी मान लो कैन है, कोड है, मे, माइट, ये जितनी भी आपकी वर्ब्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकती हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकती हैं तो इनको अपना मेन वर्ब चाहिए। लेकिन इनके बाद में हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकता है। और पैसिव में हम लोग जानते हैं हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही होती है। तो हमने समझ में आया कि इनके बाद तो बेस फॉर्म ही आएगा, लेकिन पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब इनके बाद में हमें बेस फॉर्म लगानी होती है, कोई एक्शन हमें नहीं बताना उस फॉर्म के थ्रू, तो हम फिर वहां पे बी लगाते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं भविष्य में एक टीचर हूँ, तो इसीलिए हम कहते हैं आई विल बी अ टीचर। वाई, क्योंकि जो आपका विल है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर सकता है, तो इसको अपने मेन वर्ब की जरूरत है और मेन वर्ब भी इसके बेस फॉर्म में आना चाहिए। जब देखो अगर आपको इवन शी के साथ लगाओगे तो शी विल बी अ टीचर ही हम लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका बेस फॉर्म ही आ सकता है, इसके बाद में सिर्फ बेस फॉर्म आता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास में उसके पास में एक गाड़ी होगी, उसके पास एक गाड़ी होगी, तो भविष्य में उसके पास में एक गाड़ी होगी, तो मैं क्या बोलूंगी, शी विल हैव अ कार। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, अब मैं यहाँ पे शी विल हैज अ कार नहीं बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे शी विल हैज अ कार में नहीं बोल सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका विल है मैंने आपको अभी बताया, विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है और हैज आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इसीलिए आपका सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन यहाँ पे बेस फॉर्म ही आएगा। तो मस्ट बी प्रायोरिटाइज, कोई गलती नहीं है। गिवन दैट आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो घट नहीं रही है, इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, तो हमें नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मार्क करना है। आगे देखा जाए, reporter asked the politician, as a women leader, that what are some of the major that you are facing। तो हम मेजर क्या फेस करेंगे, चैलेंजेस। तो उन्होंने क्या पूछा है, रिपोर्टर asked the politician as a women leader what are some of the major challenges that you face। अभी तक आपने जो भी मेजर चैलेंजेस आपने फेस करे हैं आप उसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें,
पैसिव फॉर्म बनाना है। ओके, तो ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द बैट्समैन हैड हिट द बॉल टूवर्ड्स द बाउंड्री। ओके डन, नो प्रॉब्लम। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पैसिव में, देखो पैसिव में क्या होता है, कभी भी टेंस नहीं बदलता है। पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, और पैसिव में हमारा टेंस का बदलाव नहीं होता। और जो हमारे परफेक्ट होते हैं, जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, तो अगर मान लो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के साथ में इसमें हैज हैव ही रहेगा, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो हमें तो इनके वाली थर्ड फॉर्म का क्या रहेगा, बीन। बीन हम जानते हैं ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसका क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पैसिव में। ठीक है, तो ये पैसिव में हो गया, तो यानी कि हैड हिट का हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से पहले पहचानना है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। हैड हिट वॉट, हैड हिट द वॉल। तो बॉल मेरा मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, सब में दे रखा है, मुझे हेल्प नहीं होगी। ये गलत हो गया, इस कैसे हो जाएगा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, हैड बीन हिट हो जाएगा। तो वैसे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। पर्सन और थिंग मतलब वो चीज या वो पर्सन जो वहाँ पे उस चीज पे सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, उसको कहते हैं साइनोशियर। तो साइनोशियर का मतलब होता है कोई, जैसे मान लो जैसे हम टॉक ऑफ द टाउन भी कहते हैं, ईडियम एक टॉक ऑफ द टाउन। तो टॉक ऑफ द टाउन का मतलब हो जाएगा उसी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, तो चर्चा का विषय है, तो वही लोग वो वही उसी पे सबका ध्यान है, वो केंद्र का मतलब सब लोग का अटेंशन उसी के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं साइनोशियर। नेक्स्ट देखो, it is difficult to make out that they are twins because they do not resemble to each other. Now remember one thing, resemble के साथ में preposition नहीं आता है, तो they resemble each other होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल होना। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। और मेडिटेटिव, मेडिटेटिव का भी ये सिनोनिम ही होता है, मेडिटेटिव, ये सिनोनिम ही होता है। पेंसिव का सिनोनिम भी थॉटफुल भी होता है, मेडिटेटिव भी होता है। तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, तो फर्स्ट में आपका correct। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा, ये अरेंजमेंट का आ गया है, चलो इसे अरेंज कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, आप पहले रीड करो, फिर उसको आप देखो कहाँ से कैसे अरेंज हो सकता है। Wakar instead gave it to Afridi, who went on to score a 35 ball century, the fastest ODI century. That was when his teammate, तो हमें समझ में आ गया सेकंड क्या, यानी कि बी से शुरुआत नहीं होगी। अच्छा, आप इनको ना ए बी सी कर दो, ए बी सी और डी। Wakar instead gave it to Afridi, who went on to score a 37 ball century, the fastest ODI century. That was when his teammate Wakar Yunis handed him over a bat that belonged to Sachin Tendulkar. When Shahid Afridi had flown in to join the Pakistan team, he did not even have a proper bat to play. Sachin had earlier gifted Wakar with that to take. देखो अब ठीक है, यहाँ पे कुछ तीन लोगों की बात हो रही है, तो सचिन, एक आपका अफरीदी और एक वकार। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो तो सी ऑप्शन है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो, देखो डी वाले से सारी बात समझ में आ रही है कि जो सचिन है ना, उन्होंने गिफ्ट किया था वकार को अपना बैट। ठीक है, जब वो पाकिस्तान के वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एंड स्टेट एंड डेटा कस्टम मेड वन रेप्लिकेटेड देयर। When Shahid Afridi had flown in to join the Pakistan team, he did not even have a proper bat to play with. तो उनके पास में एक प्रॉपर बैट भी नहीं था।
अब देखो क्या चल रहा है। सचिन ने अपना जो गिफ्ट, अपने को एक गिफ्ट दिया था वकार को, डी में बताया। ठीक है, सचिन, यहाँ पे हम इसको समझते हैं। सचिन ने गिफ्ट दिया है वकार को, यहाँ पे डी ऑप्शन से ये बात पता चली हमें। उसके बाद में वकार इंस्टेड गेव इट टू अफरीदी, उन्होंने उस गिफ्ट को किसको दे दिया? अफरीदी को दे दिया। Who went on to score a 37 goal century, the fastest ODI। यहाँ से होगा। when Shahid Afridi had flown it to join the Pakistan team, he did not even have a proper bat to play with। ठीक है, तो फिर उनको वो जो शाहिद अफरीदी के पास में एक अपना खुद का एक प्रॉपर बैट भी नहीं था खेलने के लिए। और उसी समय पे, एंड दैट वाज व्हेन, उसी समय पे वकार ने उनको गिफ्ट किया। शाहिद अफरीदी के पास में बैट नहीं था, तो फिर वहां पे उनको वकार ने वो गिफ्ट किया। और वो बैट किससे बिलोंग करता था? वो सचिन से बिलोंग करता था। वो जो वकार के पास में जो गिफ्ट था, वो सचिन से बिलोंग करता था। ठीक है, सचिन ने उनको कब दिया था? सचिन ने वकार को बहुत पहले दिया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे वकार इंस्टेड गेव इट टू द अफरीदी, और वकार ने उसको बल्कि किसको दे दिया? अफरीदी को दे दिया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी फिर हमारा सही बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से करना होता है क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले है कि शाहिद अफरीदी, उनके पास में प्रॉपर बैट नहीं था खेलने के लिए, तो शाहिद अफरीदी को वो वाला बैट दिया। फिर यहाँ पे वकार ने, ये बी ने, देखो सी से हमारा बी कनेक्ट हुआ। जो वकार के पास में गिफ्ट था वो सचिन तेंदुलकर का था, सचिन का बैट गिफ्ट था, सचिन ने उनको दिया था। तो वकार ने इंस्टेड, उन्होंने वापस देने की बजाय उन्होंने अफरीदी को दे दिया, है ना। तो हमारा यहाँ से फिर हमारा ये वाला सही आंसर बनता है। थोड़ा ध्यान से करना होता है, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ में आज हमने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया। आप लोग मुझे बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो इसके साथ में आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। पूरा सेट हमने कंप्लीट किया। आप लोग को कितना टाइम लगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, जरूर बताइएगा। और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो, आप लोग अपना ध्यान रखो। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।